10 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक सीज का गद्य खंड में दूसरा चैप्टर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत पढ़ाना है। इस बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ का सारांश समझाने से पहले बाल गोविंद भगत जी का परिचय बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गई। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुर रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके रचनाओं में तत्सम, तद्भव, आम बोलचाल के शब्दों का और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग होता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में समता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुतिकरण भी किया है। 60 वर्षीय मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर से एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी जैसी कनफट्टी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेशभूषा से साधु नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वे गृहस्थ भी थे। खेतीबाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। वह सब कुछ होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत है। भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज बिना पूछे न छूना, यहाँ तक कि शौच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को बेच कर प्रयोग में लाते थे। लेखक उनके कंठ से कवि पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता था। अखाड़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरत कलेवा के लिए मेड़ पर बैठी है। आसमान में बादल है, ठंडी हवा चल रही है।
इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कानों में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं, औरत के होंठ कांपते हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपाई करने वालों की अंगुलियां एक क्रम में थिरकने लगती है। बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है। तो आज इतना पढ़ा दिए हैं, बाकी सारा जो बचा हुआ है वह कल सारांश समझाएंगे।